नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर के अंदर गुस्सा और नाराज़गी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज देश भर के अंदर जगह जगह प्रदर्शन किया गया। हालांकि आज जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा डॉक्टर करण सिंह ने भी पत्रकारों से बात की। आज उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर पत्रकारों को बुलाया, जहां पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो भुलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है वो कश्मीरियों के पेट पर लात मारने लायक जैसी है। उन्हें कहा कि इन आतंकवादियों ने अपने ही मुसलमान भाइयों के ऊपर इस तरह का चाबुक चलाया है जिससे उनका कारोबार ख़त्म हो जाए। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता क्या है। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारा प्यार, आपसी भाईचारा है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह ने पूरे देश से अपील की है कि आप इस पूरे मामले पर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश ना करें। जिन लोगों ने ये कृत किया है वो लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब किया जाए। हिंदुस्तान बहुत तेज़ी के साथ गति और विकास की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को नहीं पच रहा और इसी वजह से उन्होंने इस तरह से कायराना हरकत की है। हालांकि डॉक्टर करण सिंह ने आज केंद्र सरकार से ये भी मांग की है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और हिफाजत के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, साथ ही पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूरे मामले पर निगाहें बनाए हुए हैं। हालांकि आज देश भर से कई ऐसी तस्वीरें भी आई है जहां पर पाकिस्तान के पुतले जलाए गए, लोगों ने नाराज़गी जाहिर की। दिल्ली में भी आज कुछ लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी के पास जाकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जहां पर दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि ऐसे में अब देखना बहुत अहम रहेगा कि भारत सरकार के उठाए गए कदम पाकिस्तान पर कितना असर डालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। आज सिटी रिपोर्टर में एक अहम बात है, अहम खबर है, जानना बहुत ज़रूरी है। चल अचल संपत्ति का ब्यूरो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर ब्यूरोक्रेसी यानी आईएएस, आईपीएस, पीपीएस अधिकारी सबसे मांगा था और समस्त कर्मचारी जो समस्त विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे भी कहा गया था ब्यूरो डालें, और ख़ास तौर पे एक ऐप बनाया गया था, एक पोर्टल बनाया गया था, उसमें डालना था। मगर बहुत से आईएएस, बहुत से आईपीएस ने ब्यूरो गलत डाल दिया, जिसकी जांच चल रही है। अब बहुत से आईएएस, बहुत आईपीएस ने झूठा ब्यूरो डाल दिया है, जिसकी जांच चल रही है। बड़े सफ़ेद पोश नाम अब उजागर होने जा रहे हैं। जांच आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो आपको भी चकित कर देंगे। आप भी हैरत अंगेज़ हो जाएंगे कि ऐसे भी नाम हो सकते हैं। करोड़ों, अरबों, हज़ारों की प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, लखनऊ और विभिन्न शहरों में कृषि लैंड खरीदने वाले कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ गए, जो तमाम रिश्तेदारों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी बनाते थे। उनके नाम पे तो खुद बहुत कम है, जिसमें सरकार को शक हुई। मगर अब जांच चल रही है, अब देखने वाली है ब्यूरोक्रेसी का करप्शन किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार अंकुश लगाती है, और उनके नाम कब उजागर होते हैं और जांच में कौन कौन फंस रहा है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं और बड़ी बड़े पोस्टों पे रहे हैं। कई विभागों के बहुत आला पद पर बैठे हुए आईएएस और आईपीएस, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था निर्धारित करना, सही पालन कराना, सब लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी फंसने वाले हैं। अब योगी आदित्यनाथ के विवेक पे, उनकी जांच पे निर्भर करता है कि वाकईन वो इच्छुक हैं ऐसे अधिकारियों को फंसाने में या उन पे कोई कार्रवाई करने पे। ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटना हुई है, आतंकवादियों ने तमाम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अलर्ट है। और यही वजह है कि आप देखिए कि तीनों आतंकियों का स्क्रैच जम्मू से जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो भी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाहे लोक भवन की बात हो या विधानसभा की बात हो, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का घेरा और मजबूत किया गया है। साथ ही साथ जहाँ पर आम जनमानस का आवागमन है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हों या मॉल हो या कहीं भी बड़े बाज़ार हों, उन सारी जगहों पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो तत्परता है वो देखी जा सकती है। अलर्ट के जो भी निर्देश हैं अक्षरशः पालन किया जा रहा है और लगातार पुलिस अधिकारी
इन सारी व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से दुखद घटना हुई है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, वहाँ पर जिस तरह से आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने भी अलर्ट के निर्देश दिए हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हैं, तो यानी जो बॉर्डर के एरिए हैं नेपाल से, जो यूपी का बॉर्डर है, वहाँ पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। और शायद यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियां और यूपी स्टेट की एजेंसियां लगातार समन्वय बनाकर हर एक गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में बीच सड़क पर इजराइल का झंडा बनाने और इजराइल का सामान का बहिष्कार के पोस्टर चस्पा करने के मामले में पुलिस गंभीर हो गई है और जिले का माहौल खराब करने वाले उन खुरापातियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। पुलिस CCTV फोटो की मदद से खुरापातियों की पहचान करने में जुटी है। मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है हिरासत में लिए गए युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टर चस्पा करने की वीडियो अपलोड की थी। फिलहाल अन्य युवकों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार को मोहल्ला छोटा खुदागंज में सड़क पर इजराइल का झंडा बनाने का मामला सामने आया था, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगर पालिका की टीम को बुलाकर झंडे को सफ़ेद पेंट से पुतवा दिया था। इसके अलावा इजराइल के सामान के बहिष्कार से संबंधित पोस्टर भी चस्पा करने की बात सामने आई थी। मोहल्ला बोरेखा समेत अन्य इलाकों की मस्जिदों के अलावा थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत भी कई जगहों पर लगे पोस्टरों को पुलिस की टीमों ने हटवा दिया था। मामले में अफसरों ने गंभीरता बरतते हुए निर्देश जारी किए। इसके बाद पुलिस की कई टीमें पोस्टर चस्पा करने वाले खुरापातियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने इलाके में लगे CCTV कैमरों की मदद से तलाश तेज की है और मामले में मोहल्ला बोरेखा के रहने वाले एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है। युवक पर आरोप है कि युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टर चिपकाने की वीडियो अपलोड की थी। पुलिस अब युवक से सख्ती से पूछताछ कर रही है और अन्य खुरापातियों की पहचान करने में जुटी हुई है। हालांकि खुरापातियों ने ये कदम शहर का माहौल खराब करने के लिए उठाया या इसके पीछे कोई और वजह भी है, यह सवाल जरूर बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक उन खुरापातियों की पहचान कर उन्हें पकड़ती है और खुरापातियों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम करवट ले चुका है। जहां तापमान 40 डिग्री से पार रहा, वहां बुधवार को तापमान दर्ज किया गया 42 डिग्री से भी अधिक। सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक गर्म हवाओं के कारण प्रदेशवासियों को रहने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने ये चेताया है कि आने वाला समय और भी गर्म होने वाला है। आने वाले जो दिन हैं वो और अधिक गर्म होंगे। तापमान 45 डिग्री से भी अधिक जाएगा। खासकर लू और तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे सीधे व्यक्ति को समस्या हो सकती है। जो लोग बाहर जाते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाला जो समय है वो बहुत गर्म होने वाला है। अप्रैल के आखिरी के 10 दिन बेहद गर्म होंगे और इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए जो चिकित्सक लोग हैं, जो चिकित्सक हैं, उन्होंने भी ये बात बताई है कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने, साथ ही साथ हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी की कमी को ना होने दें। पानी की कमी सबसे बड़ी कमी है। यदि पानी की कमी होगी शरीर में तो हीट स्ट्रोक लगने का डर है। तेज़ हवाओं, धूल, आंधी और गर्म धूप से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसको देखते हुए
उत्तर प्रदेश में खासकर जो डीजी हेल्थ हैं उनकी ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी लोग बाहर कार्य करते हैं यानी कि फील्ड पर कार्य करते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा करनी होगी। फुल आस्तीन के कपड़ों के साथ साथ पानी की मात्रा को शरीर में 3 गुना रखें जिससे हीट स्ट्रोक जैसी घटनाएं न देखने को मिले। बात करें मौसम की तो मौसम भी लगातार तेज़ होता जा रहा है, आक्रामक होता जा रहा है। अप्रैल के आखिरी के 10 दिन बेहद आक्रामक होंगे। मौसम विभाग ने चेताया है कि जो आने वाले 10 दिन हैं उसमें तापमान 45 डिग्री से भी पार हो सकता है। ऐसे में अपनी सुरक्षा हेतु और खेतों में खुले तौर पर काम कर रहे लोगों को अपनी सुरक्षा करनी होगी और सुरक्षा इस तरह होगी कि जो गाइडलाइन जारी की गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से उन गाइडलाइंस को अपनाया जाए और आने वाले जो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अन्य तमाम साधनों से बचने के लिए ख़ुद की सुरक्षा करनी होगी। जो स्कूल हैं उनमें भी गर्मी को देखते हुए आने वाले समय में परिवर्तन किया जा सकता है। कई जिला अधिकारियों ने इस बाबत लिखित में आदेश मांगा है और आने वाले समय में जो लिखित में आदेश जब आ जाएगा उसके बाद स्कूलों की टाइमिंग को भी, छोटे बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग को भी चेंज किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर की, क्योंकि लगातार नशे के खिलाफ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो अभियान है वो लगातार चलता हुआ नजर आया। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 के लास्ट तक उत्तराखंड के अंदर जो ड्रग्स है या फिर कहा जाए जो नशा है उसको ख़त्म करना है, यानी कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का अभियान लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाया जा रहा है। और उसी के तहत कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड पुलिस है वो कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। वहीं उधम सिंह नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर मणिकांत मिश्रा SSP के नेतृत्व में एक टीम ने एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया है कि जो कि गांजे की तस्करी किया करता था। और बताया जा रहा है कि जो गांजा बरामद किया है वो 400 किलो से भी अधिक गांजा उससे बरामद किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसकी कीमत 86 लाख के लगभग आकी गई है। और वही देखेगा कि एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि उधम सिंह नगर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। और वही देखेगा कि उधम सिंह नगर पुलिस कहीं ना कहीं लगातार ऐसे नशा तस्करों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और अभी देखा जाए जो नशा तस्कर पकड़ा गया है उसके पास से 400 किलो के करीब जो गांजा है वो बरामद किया गया है और उसका एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस गांजे की जो सप्लाई है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि ऐसे राज्यों में यानी कि अन्य राज्यों में जाकर कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई किया करता था और इसको यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस इससे और जानकारी भी जुटा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन है, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो खेप इसके पास से बरामद हुई है ये एक आदमी का काम नहीं है बल्कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसको लेकर पुलिस उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और अन्य जो लोग होंगे उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस के द्वारा जरूर किया जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को लेकर पूरा उत्तराखंड उबल गया। तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और भारत सरकार से मांग की है कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके मुंह को सांप की तरह कुचल दिया जाना चाहिए। तमाम संगठनों ने आज कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की है। कई जगहों से हमारे पास खबरें आ रही है कि इस घटना के विरोध में जगह जगह बाजार भी बंद रहे और लोग कैंडल मार्च निकाल करके भारत सरकार से ऐसे आतंकियों और ऐसे आतंकियों को पनाह देने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने आवास पे इस दुर्घटना में, इस घटना में दिवंगत हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद इस घटना की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि भारत सरकार ऐसे आतंकवादियों को
उनकी सही जगह पर पहुंचा दें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बेहद कड़ाई के साथ इन आतंकवादियों से निपटेगी और इनके आटाओं को भी तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा जिस तरह से कश्मीर में, न केवल कश्मीर और जम्मू में पर्यटकों का भरोसा जम गया था पिछले 5-6 सालों में, लगातार वहां पे बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे थे। इस घटना से निश्चित रूप से कश्मीर की आर्थिकी को भी एक बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही लोगों ने ये मांग भी की है कि उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए सरकार एहतियात बरते। कैमरा सहयोगी संजीव शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक मारे गए हैं। उन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया थे, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी गोली लगने से मौत हो गई। अपने सपरिवार वो जम्मू कश्मीर जो है यूनिवर्सिटी के रूप में जो है वहाँ घूमने गए थे, जहाँ पर आतंकियों ने उनके ऊपर हमला किया और उनकी जो इस घटना में मृत्यु हो गई। घर में हम जब पहुँचे तो तमाम जो परिजन थे वो बिलखते नजर आए और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है। उतने बड़े पर्यटक पे आखिर सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इसके साथ उन्होंने परिजनों ने हम लोगों से बातचीत करते हुए भी कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम हमारे परिजन को खोए हैं, उसी तरीके से सरकार को भी जो है तगड़े कदम उठाना चाहिए और वहाँ के जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है दिनेश के परिवार के साथ पूरा सरकार है, जो भी जरूरत पड़े तो हम सारे चीज जो है उपलब्ध कराएंगे, हर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके साथ ही इस घटना की काफी निंदा की जा रही है। पूरे प्रदेश में जो है इसको लेकर के जो है लगातार निंदा की जा रही है और इसको लेकर के कई जगहों पर जो है कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। वही दिनेश का जो शव है वो लगभग रात 8 बजे के आसपास जो है रायपुर लाया जाएगा। उसके बाद जो है उन्हें अंतिम संस्कार की जो क्रियाक्रम है वो पूरा किया जाएगा। हालांकि इस घटना को पूरे देश ने झकझोर कर रख दिया है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और जिस तरीके से दिनेश सही और कई परिवार के जो लोग मारे गए हैं उनके लिए कैसा जवाब देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में लगातार पिछले दिनों से क्राइम की वारदातें जो है बढ़ती नज़र आ रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के तो दावे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधिक है वो निरंतर बढ़ता नज़र आ रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पाली गाजीपुर रोड पर अपनी कंपनी से रात के समय काम से लौटकर घर जा रहा मिथुन को 3 युवकों ने गंभीर रूप से चाकुओं से हमला करके घायल कर दिया, जिसको आनन फानन में वहीं के लोगों ने फरीदाबाद के ASI अस्पताल पहुंचाने का काम किया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में परिजनों के बयानों के आधार पर जो है मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं परिवार वालों का कहना था कि उसके बेटे से किसी भी तरह की कोई रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और लड़का रोज़ाना जो है अपनी ऑफिस जाने का काम करता था। रात के समय भी ऑफिस से घर लौटते समय 3 युवकों ने उस पर चाकुओं से हमला किया, जिसके बाद जो है मिथुन को गंभीर चोटें आई और कुछ लोगों की मदद से उसको जो है फरीदाबाद के बड़े हॉस्पिटल ASI में दाखिल कराया गया था ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन इलाज के दौरान वहां पर मिथुन की जो है मौत हो गई। अब परिजन जो है आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से कर रहे हैं। पुलिस ने हालांकि बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 3 लोगों की बात कही गई है कि 3 आरोपी आए थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जिन्होंने मिथुन को जो है चाकुओं से हमला करके लहूलुहान कर दिया था। लेकिन अब पुलिस CCTV फुटेज खंगालने का काम कर रही है और आरोपियों
को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। लेकिन फरीदाबाद में जिस तरह से रोज़ाना इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं पे गोली चलने की वारदातें हों, चाहे फिर क्राइम की घटनाएं हों, चाहे फिर लाठी डंडों से हमलों की खबरें निरंतर जो है सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं कि फरीदाबाद में जो वारदातें हैं, जो क्राइम ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको कैसे पुलिस प्रशासन कंट्रोल करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। यूपी के बुलंदशहर में माचिस न देने को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के अंतर्गत एक ऐसा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां केवल माचिस न देने को लेकर युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि जो उसका साथी था शोभित, उसको भी पीट कर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज के लिए उसको हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि खुर्जा में एक जागरण देखकर जो अनुज थे, दूध के व्यापारी, वो अपने मित्र शोभित के साथ वहां से लौट रहे थे। रास्ते में शराब के नशे में धुत 5 युवक खड़े मिले और उन्होंने अनुज से माचिस मांगी। अनुज ने माचिस देने से इनकार कर दिया, जिससे वो नाराज हो गए। उन्होंने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और मारपीट इस कदर की कि पीट कर जो दूध व्यापारी थे अनुज, उनको मौत के घाट उतार दिया। और जो उनका साथी था शोभित, जब उसने इस बात का विरोध किया तो उनको भी बेरहमी से पीटा, जिनको हायर सेंटर में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि घटना के बाद जो आरोपी थे वहां से इनको लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद परिजन और पुलिस पहुंचे, जिन्होंने लहूलुहान स्थिति में इनको जो जटिया अस्पताल है वहां भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दूध व्यापारी अनुज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बुलंदशहर के एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात कही है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी हत्यारोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। चाचा भतीजे की एकता से बदल सकती है देश की सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज सिटी रिपोर्टर में बात उस सियासी मेल मिलाप की जिसकी गूंज सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली की सत्ता गलियों तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, चाचा भतीजे की एकता का अध्याय। महाराष्ट्र में खासतौर से शरद पवार और अजित पवार के बीच बीते दिनों हुई लगातार 3 मुलाकातों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सुलह की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पर पवार परिवार की भी एकता की पटकथा तैयार हो रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार जो शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए, अब चाचा के साथ रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश में जुटे हैं। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है, पवार परिवार कभी अलग ही नहीं हुआ था। सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी पारिवारिक संबंधों को प्रभावित नहीं होने दिया। फिलहाल अजित पवार एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम है और शरद पवार महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता रहा है कि क्या पवार परिवार के ये नजदीकियां एक नई राजनीतिक तस्वीर की शुरुआत है? अगर चाचा भतीजे फिर से एक होते हैं तो एनसीपी की ताकत दुगनी हो जाएगी और असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर। शरद पवार के पास अनुभव है, अजित पवार के पास सत्ता और सुप्रिया सुले के पास अगली पीढ़ी की उम्मीद। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने भी दोनों धड़ों के एक होने की बात कही है। उन्होंने कहा, अगर परिवार एक साथ आता है तो विचारधाराओं को भी साथ लाना होगा। अगर शरद पवार और अजित पवार साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे की स्थिति कमजोर हो सकती है और बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर ये मेल मिलाप आगे बढ़ता है तो सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री जो है बनाया जा सकता है। वहीं अजित पवार की ताकत और बढ़ेगी
तो क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन को अलविदा कहेंगे? क्या एनसीपी फिर एकजुट होकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई बिसात बिछाएंगी? और क्या इससे उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों की रणनीति बदलनी पड़ेगी? ये सारे सवाल आने वाले वक्त में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है कि चाचा भतीजी की एकता सिर्फ एक पारिवारिक मेल नहीं, एक सियासी भूचाल भी साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई।